नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सियासत से लेकर जनता के सरोकारों तक। वहीं आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होंगी आपके काम की। आपको हम बताएंगे सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका सीधा फायदा आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा निवास चंडीगढ़ में परिवार पहचान पत्र को लेकर एक बैठक हुई, जहां परिवार पहचान पत्र की योजना पर रिव्यू किया गया और कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई, जिसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद दी है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि इस बैठक को लेकर बहुत सारी चर्चा हमने की है, इसके साथ ही कई मुद्दों को लेकर रिव्यू किया है। चंडीगढ़ के हरियाणा निवास में परिवार पहचान पत्र को लेकर अहम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की, जहां तमाम अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक के दौरान परिवार पहचान पत्र की योजना पर रिव्यू किया गया, जिसकी जानकारी सीएम मनोहर लाल ने बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। उन्होंने बताया कि परिवार पहचान पत्र को लेकर समय समय पर रिव्यू किया जाता है और इसको गति देने के लिए 2 फेज में कार्यक्रम चलाया है। वहीं सीएम ने बताया कि बैठक के दौरान सभी एडीसी बुलाए गए थे, साथ ही कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी है, जिससे सही तरीके से फील्ड का काम वेरीफाई होकर आए, ताकि पात्र लोगों को ही योजनाओं का लाभ मिल सके। देखिए, ये जो परिवार पहचान पत्र की योजना है, इसको समय समय पर हम रिव्यू करते रहते हैं और रिव्यू करने में जो भी कुछ कठिनाइयाँ नीचे आती हैं उनकी भी जानकारी लेते हैं। डिपार्टमेंट की ओर से उनका स्पष्टीकरण किया जाता है और इसको गति देने के लिए अभी तक जैसे 2 फेज का कार्यक्रम ये हमारा चला है। पहले फेज में लगभग 3.5 लाख परिवारों को पुश किया गया था, दूसरे फेज में लगभग 8.5 लाख परिवारों को पुश किया गया, ऐसे 12 लाख परिवारों को पुश किया गया है, जिसका इनकम वेरिफिकेशन का मुख्य रूप से काम हो रहा है। और उसमें आज क्योंकि एडीसी सब इंचार्ज होते हैं वहाँ उस कार्यक्रम के, एडीसी को बुलाया गया था। एक ग्रुप सोशल वर्कर्स का उस नाते से उनको इंचार्ज बनाया हुआ है, वो बुलाया गया था। 3-4 ग्रुप और भी हैं, समय समय पर उनको भी बुलाएंगे, जैसे टीम लीडर्स हैं, वहाँ वॉलंटियर्स हैं, हमारे जो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं और कॉलेज स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, ऐसे सब ग्रुपों को काम ये लगाया हुआ फील्ड का काम ठीक प्रकार से और वेरीफाई होकर के आए, ताकि जो वास्तव में जिन लोगों की आवश्यकता है स्कीमों को देने की, जिनकी ज़रूरत हमको महसूस होती है, उन्हीं को स्कीमें दी जाए और किसी प्रकार के बेनिफिशरीज, घोस्ट बेनिफिशरी ना इसमें आए। तो इस योजना को इसलिए लागू किया है और बहुत अच्छे प्रकार से ये चल रहा है। ये हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, आज प्रगति भी अच्छी थी। वहीं सीएम मनोहर लाल ने बताया कि परिवार पहचान पत्र के तहत बड़ी संख्या में परिवारों को चिन्हित कर लिया गया है और उसमें से कुल 50 लाख परिवारों का डाटा वेरीफाई कर लिया गया है। सभी योग्य लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। ये काम जल्दी ही पूरा हो जाएगा और जल्द ही अगली खेप भी आएगी। चिन्हित तो बड़ी संख्या में हो गए, लेकिन उसमें से 50 लाख परिवार जो है हमने सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट को नोडल बना करके उनको दिया है। सभी डिपार्टमेंट उसमें लगभग 20 योजनाओं को लेकर के आगे चले हैं, सभी परिवारों में जा रहे हैं। उनके जो भी लोग योग्य पाए जाते हैं, जिनको किसी प्रकार का काम दिया जा सकता है, उनको सब दे रहे हैं और ये काम मैं समझता हूँ बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। इसके बाद अगली खेप एक 50,000 की और दी जाएगी। वहीं धान की खरीद पर सीएम मनोहर लाल ने बताया कि शुरू में कुछ परेशानी रहती है, कल से खरीद शुरू हुई है, नमी की दिक्कत भी दूर हो जाएगी, 1 से 2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। देखिए, क्योंकि हर वर्ष जब इस प्रकार की प्रोक्योरमेंट आती है तो शुरू में कुछ टीथिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, 1-2 दिन, वो सारी ठीक हो जाएंगी। अब चूँकि पहला दिन था कल, तो कल काफ़ी मंडियों में प्रोक्योरमेंट शुरू हो गई है। अब चूँकि मॉइस्चर का भी विषय है, 1-2 दिन के बाद धूप निकली है, मॉइस्चर भी ठीक हो जाएगा और मंडियों की जो प्रोक्योरमेंट है उसमें जो टीथिंग प्रॉब्लम्स हो 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगी, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। वहीं इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि 1 से 2 दिनों में उम्मीदवार की घोषणा हो जाएगी। चंडीगढ़ से जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में सोमवार को दृश्या के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पहली बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि समय समय पर किए जाने वाले मैनुअल सर्वे में काफी समय और धन खर्च होता है और ज्यादा मानव शक्ति का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। अब ड्रोन के जरिए बिना योजना की हो रही बढ़ोतरी का पता लगाने के साथ ही अवैध कब्जों पर भी नियंत्रण
किया जा सकता है। वहीं उन्होंने कहा है कि इमेज एनालिसिस के लिए भी सूचना इकट्ठी की जा रही है। इस तरह से ड्रोन व्यवस्था कई तरह की समस्याओं का निवारण करेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में ये एक अनूठी शुरुआत है और इसका इस्तेमाल राजस्व के अलावा खनन, वन, यातायात, नगर एवं योजना विभाग, कृषि आदि विभागों में किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इस कंपनी का मुख्यालय करनाल में बनाया गया है और ये ड्रोन की खरीद करने के लिए नोडल एजेंसी होगी, जिससे मैपिंग, भूमि रिकॉर्ड, आपदा प्रबंधन एवं आपातकालीन सेवाएं, शहरी क्षेत्र में योजनागत विकास करने में मदद मिलेगी। बैठक में 25 एजेंडों को स्वीकृति दी गई, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल को दृश्या का चेयरमैन मनोनीत किया गया और मुख्य सचिव विजय वर्धन को वरिष्ठ वाईएस चेयरमैन, यानी कि विजय वर्धन जो है वो वरिष्ठ वाइस चेयरमैन इसके होंगे। इसके अलावा बोर्ड में 10 निदेशक नियुक्त किए गए और टीएल सत्यप्रकाश को कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी समेत करनाल के उपायुक्त निशांत यादव को अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को चंडीगढ़ में अपने आवास पर बीजेपी की महिला मोर्चा से जुड़ी पदाधिकारियों से सीधा संवाद किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि हमें समाज को ठीक रास्ते पर चलने का संदेश देना है और किसी का भी हक ना मारा जाए, ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए काम करना है। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र के सर्वे में भी भूमिका निभाएं ताकि योजनाओं का लाभ देने के लिए वास्तविक पात्रों को पहचाना जा सके, उनकी पहचान हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 में हमने हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा दिया था। इस नारे के पीछे हमारा मकसद प्रदेश में व्याप्त जात पात, ऊंच नीच का भेद खत्म कर सामाजिक समरसता स्थापित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऐसी व्यवस्था को स्थापित करें जिससे कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर किसी तक पहुंचे। चाहे वो छोटे बच्चे हैं, चाहे माताएं हैं, चाहे उसमें बच्चों को परवरिश करने वाली माताएं हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे बच्चों की शिक्षा के साथ उनकी शादियां, गरीब परिवारों की कितनी ही स्कीमें इसमें लागू की हैं। बल्कि मुझे तो लगता है कई बार इतनी ज्यादा योजनाएं हैं, इनको हमारे सारे लोग प्राप्त करने वाले भी याद नहीं रख पाएंगे। इनको थोड़ा सा एक दूसरे के साथ मिला करके लाभ उतना ही मिलना चाहिए, लेकिन योजनाओं को थोड़ा मिला देना चाहिए। अब अलग अलग से इसमें अनुसूचित जाति के परिवारों में अलग योजनाएं, बीपीएल की अलग योजनाएं, पिछड़ा जाति की अलग योजनाएं, सामान्य जन की अलग योजनाएं, फिर उसमें कई बार उलझन होती है कि भी कौन सी योजना का लाभ हमको मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से एक सम्यक तरीके से धीरे धीरे आगे हम कर रहे हैं कि जो योजना का लाभ मिले वो कुछ तो ऐसी योजनाएं हैं कि गरीब आदमी को हर एक को मिले। वो फिर गरीब में कोई जाति है, कोई उसका वर्ग है, गरीब तो गरीब है। परिवारों में कठिनाई तो आर्थिक ही ज्यादा होती है। आज वो जमाना चला गया, ज्यादा नहीं है अब के छुआछूत के कारण से हम एक दूसरे के साथ भेद विभेद करते हैं, वो अब नहीं है। हमारा समाज काफी कुछ समरसता की ओर बढ़ गया है। फिर भी उन चीजों का ध्यान रखना है, जहां कहीं ऐसी बातें होंगी उसको भी हमको ठीक करना है। समाज में सामंजस्य, एक रूपता, एक रस्ता, हम एक हैं, पूरा हरियाणा एक है। इस ओर हमने 2014 में ही बढ़ना शुरू कर दिया था। 2014 के चुनाव से पहले मैंने एक नारा दिया था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। और जिस दिन हरियाणा प्रदेश का स्वाभिमान, ये हमारे मन में, उसका गौरव बढ़ाने की बात ये हमारे मन में आएगा, तो फिर ये सब समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इसलिए हमको बहुत एक तरीके से काम करना है। रविवार को चंडीगढ़ में सीएम आवास पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करने किसान मोर्चा की राज्य कार्यकारिणी के पदाधिकारी और तमाम किसानों ने मुलाकात की, उनका आभार जताया। इस मौके पर कृषि मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे। किसान मोर्चा ने हरियाणा सरकार की किसान हितैषी नीतियों को लागू करने पर भी मुख्यमंत्री का आभार जताया और मुख्यमंत्री को मरुस्थल का जहाज ऊंट स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को संबोधित करते हुए कई अहम जानकारियां दी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में सीएम आवास पर किसान मोर्चा की बैठक की।
जहां केंद्र सरकार से बातचीत कर प्रदेश में धान की खरीद शुरू करवाने के लिए किसानों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसान मोर्चा की राज्य कार्यकारिणी और किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि जिला स्तर पर ऐसे प्रगतिशील किसानों की सूची तैयार की जाए जिनकी प्रति एकड़ आमदनी ज्यादा है, ताकि वो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकें। वहीं सीएम ने कहा कि प्रदेश में प्रगतिशील किसानों का सेल बनाया जाए और उन्हें सम्मानित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रगतिशील किसान एक प्रशिक्षक के रूप में कार्य करेंगे और हर साल 5 किसानों को प्रशिक्षण देंगे, उसके लिए उन्हें अलग से राशि दी जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि किसान अपने हैं और सरकार किसान हितों की रक्षा के लिए सदा तत्पर है। केंद्र सरकार ने नमी को ध्यान में रखते हुए धान की खरीद 11 अक्टूबर से शुरू करने का फैसला लिया था, लेकिन किसानों की मांग के मद्देनजर हमने तुरंत प्रभाव से धान की खरीद शुरू करवा दी। अभी 2 दिन पहले की बात है, केंद्र सरकार ने कहा कि मॉइस्चर इतनी ज्यादा है, उनकी अपनी एक रिपोर्ट होती है, उन्होंने रिपोर्ट अपनी मंगवाई कि कहीं भी 20 से नीचे मॉइस्चर नहीं है। उनका कि सुखाना तो पड़ेगा और सूखने के लिए टाइम चाहिए, तो प्रोक्योरमेंट जो है वो 11 तारीख से कर दो। अब हमें भी पता है कि मंडियों की जानकारी हमें भी है, बहुत मंडियां ऐसी हैं कि जहां आज ठीक धान है, जरूरी नहीं कि सारा 20 मॉइस्चर का है, और फिर चूंकि मंडियों में आ चुका है, वहां आखिर मौसम खुलेगा तो सुखाएंगे भी सही, जब सूखेगा तो सूखने के बाद 17 मॉइस्चर पर आएगा ही। तो मैंने कहा आप खोल दो, जिसका ठीक मॉइस्चर है, ठीक प्रावधान है, वो अपना खरीदना शुरू करो। कल जब हमने जाके समझाया, उस समय मंत्रियों ने आपस में बातचीत की, उनका ठीक है, बात मान लो इनकी, बात ठीक है। कल ही जो हाथों हाथ वही 1-1.5 घंटे की मीटिंग के बाद वही मनवा दिया और घोषणा कर दी, आज से प्रोक्योरमेंट शुरू हो गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने अपने 7 साल के कार्यकाल में सदैव किसानों के हित में फैसले लिए और महत्वाकांक्षी योजनाओं को क्रियान्वित किया। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना क्रियान्वित की गई, तब इस योजना का भी विरोध हुआ था, लेकिन आज किसान स्वयं इस योजना से जुड़ रहे हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं। हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते से जितनी खेती, जितनी उपज करता है, इसमें पंजाब को तो मैं नहीं कह सकता कि कुछ चीजों में पंजाब अग्रणी होगा, कुछ में हम अग्रणी होगा, पंजाब का साइज भी बड़ा है, लेकिन बहुत चीजों में हम सारे देश में बहुत हमने नाम कमाया है, बहुत योजनाएं हमने बनाई हैं। जितनी किसान की खेती है, कितनी वो उपज करता है, अपनी जमीन है या वो बंटवारे पर लेकर के करता है, ठेके पर करता है, किसी प्रकार से दूसरों की जमीन पर बुआई करता है, तो ऐसा लेखा जोखा करने के लिए हमने कार्यक्रम शुरू किया, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। 2 साल पहले तक, जब हमने 3 साल पहले शुरू किया, तो पहले साल में तो बहुत से लोग इसका विरोध भी करते थे। विरोध के लिए करते थे, उनको पता ही नहीं था क्या होना क्या नहीं होना। धीरे धीरे हमने थोड़ा सख्ती भी की, थोड़ा उस हिसाब से कंडीशंस भी लगाई, अब लोग भरने लग गए हैं। वही लोग जो कल को गलत कहते थे, आज वो कहते हैं जी पोर्टल फिर खोल दो। हमने पोर्टल में अपनी जमीन नहीं चढ़ाई, खोल दो। आज विरोध नहीं है, आज तो किसी कारणों से वो नहीं चढ़ा पाता, मानो कोई नेट की गड़बड़ हो गई, इंटरनेट के कारण से नहीं चढ़ा पाया या गलत चढ़ गई, उसको ठीक करने के लिए इन गलतियों के कारण से उसको बैंक में भी कठिनाई आती थी, मुआवजा लेना पड़े तो कठिनाई आती थी, मंडी बेचना जाए तो कठिनाई आती थी। तो हमने एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए प्रदेश में 600 एफपीओ बनाए हैं, जिनसे 78,000 किसान जुड़ गए हैं। भविष्य में 1500 एफपीओ और बनाने की योजना है, इससे लाखों किसानों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि एफपीओ से जुड़कर किसान अपनी जमीन पर कोल्ड स्टोरेज, खुम्बी उत्पादन, मछली पालन और मधुमक्खी पालन जैसे व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ किसान मिलकर अपनी छोटी मंडी भी चला सकते हैं। इतना ही नहीं, किसान अपनी फसल की ऑनलाइन ट्रेडिंग भी शुरू कर सकते हैं। प्रदेश में लगभग 3,000 किसान मधुमक्खी पालन के व्यवसाय से जुड़े हैं। हमारा लक्ष्य भविष्य में इसे बढ़ाकर दोगुना करना है। आज हरियाणा में 600 एफपीओ हैं और उन 600 एफपीओ में लगभग 78,000 किसान इसमें शामिल हैं और इन 78,000 किसानों को इसकी जब से जानकारी मिली है, सब उसके विस्तार के लिए लगे हैं। हमने विचार किया है कि 1500 एफपीओ हम आने वाले समय में जल्दी बनवाएंगे ताकि ये संख्या हमारी 2-3 लाख किसानों तक पहुंचे। किसान की आमदन बढ़ाने के लिए खेती के इत्र यानी खेती के अलावा
बाकी जो काम है उस जमीन पर वो जो साथ में कर सकते हैं उसके लिए भी उस एफपीओ में प्रावधान है। मानो कुंभी फार्म बनाना है, मानो मछली फार्म बनाना है, मान लो फूल की खेती करनी है, पशुपालन करना है, मधुमक्खी है, कोल्ड स्टोरेज है, और अपनी मार्केट को यानी चीज को बेचने के लिए वहां छोटी अपनी मंडी भी बना सकते हैं कि सारे किसान उस एफपीओ को जुड़े हुए वो वहां ले आए और वहां से जिसने खरीद के ले जाना ले जाए। ऑनलाइन ट्रेडिंग ये भी कर सकते हैं। आधुनिक खेती एफपीओ के माध्यम से करने के सारे सिस्टम बनाए गए हैं। इसलिए इसमें भी हमें अपने किसानों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो एफपीओ में जाएं। अभी तक सिर्फ 3000 किसान हैं जो मधुमक्खी पालन करते हैं। हर साल डबल किए जाएं, ये हमने डिपार्टमेंट को कहा है। 2030 तक की पूरी प्लानिंग बनाई है। वहीं इस मौके पर कृषि मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे। वहीं किसान मोर्चा ने हरियाणा सरकार की किसान हितैषी नीतियों को लागू करने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया और मुख्यमंत्री को मरुस्थल का जहाज ऊंट स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। नूंह जिले के पुराना हलके में महामानव मोदी विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा मौजूद रहे। सोमवार को नूंह जिले के पुन्हाना हलके में महामानव मोदी विचार गोष्ठी और प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां हरियाणा प्रदेश के खनन एवं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने शिरकत की। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत दीप प्रज्वलित कर की गई, जहां कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा का फूल मालाओं और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। वहीं इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कई मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का डंका विश्व में चारों ओर गूंज रहा है। आज पूरे विश्व में भारत की संस्कृति और कीर्ति की पताका लहरा रही है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास के नए आयाम स्थापित किए गए हैं। वहीं खनन एवं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसान निधि, कौशल विकास, फसल बीमा, स्वच्छता सहित सभी मुद्दों पर ऐतिहासिक कार्य हुए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में आज नौकरी मेहनत और योग्य लोगों को मिल रही है, जबकि पिछली सरकारों में नौकरी केवल मंत्री और नेताओं के चहेतों को मिलती थी। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी राज में आज गरीब का बेटा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन जाता है, लेकिन पूर्व की सरकारों में केवल राजसी लोग ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते थे। उन्होंने कहा कि भाजपा की प्रदेश सरकार बनने के बाद मेवात का चहुमुखी विकास हुआ। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से मेवात में वडोदरा एक्सप्रेस, केजीपी, केएमपी का कार्य पूरा हुआ। जनता टीवी के लिए नूंह से कासिम खान की रिपोर्ट। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हरियाणा के 3 तकनीकी विश्वविद्यालयों में सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स क्षेत्रीय भाषा यानी कि हिंदी में इस सत्र से आरंभ किया जा रहा है और इन तीनों कोर्स में अतिरिक्त 30 सीटों को शुरुआत में रखा गया है और ये कोर्स दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुरथल, सोनीपत, जेसी बोस विज्ञान और प्रौद्योगिकी YMCA फरीदाबाद के साथ ही गुरु जंभेश्वर विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार में शुरू होंगे। वहीं अनिल विज ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया है कि इस बारे में एक प्रस्ताव मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंजूरी दे दी है, यानी कि जो प्रस्ताव उनके सामने रखा गया था मुख्यमंत्री के सामने, मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि इसके लिए क्षेत्रीय भाषा के कोर्स को प्रोत्साहित करने के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग निजी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के साथ बैठक करेगा। इसके अलावा विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं कि ऐसे सभी उम्मीदवार जो हरियाणा या दिल्ली से JEE प्रवेश परीक्षा में हिंदी या स्थानीय भाषा में उपस्थित हुए थे, उनकी सूची प्राप्त कर उन्हें सूचित किया जाए कि सत्र से उपरोक्त पाठ्यक्रमों के लिए हिंदी भाषा का विकल्प भी उपलब्ध होगा। वहीं अनिल विज ने बताया है कि सरकार AICTE से 30 नवंबर 2021 तक इन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश की अंतिम कट ऑफ तिथि को रखने का अनुरोध करेगी। विज ने बताया है कि भारत सरकार ने साल 2020 में नई शिक्षा नीति शुरू की, जो सभी के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा की परिकल्पना करती है।
जिससे ये सुनिश्चित भी होता है कि हर छात्र पर्याप्त रूप से सक्षम हो और राष्ट्रीय विकास में योगदान करने की स्थिति में हो। हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और अन्य गणमान्य की मौजूदगी में 30 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का शुभारंभ किया गया था। फरीदाबाद में दशहरा कमेटी ने 135 धार्मिक सामाजिक संगठनों की एक संयुक्त बैठक आयोजित की, जहां दशहरा उत्सव और रामलीला मंचन को लेकर चर्चा हुई है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर मौजूद रहे। उन्होंने इसमें शिरकत की। बैठक में फैसला लिया गया कि 6 अक्टूबर से सेक्टर 30 के दशहरा मैदान में रामलीला का आयोजन किया जाएगा। बच्चों के लिए उनके मनोरंजन के लिए झूले सहित कई मनोरंजक उपकरण लगाए जाएंगे। रावण दहन के दिन पटाखों का उपयोग न करते हुए लेजर लाइट के जरिए आसमान में रंग बिरंगी आतिशबाजी देखने को मिलेगी, तो वहीं हवा में लेजर शो किया जाएगा, जिसमें राम और रावण युद्ध करते हुए बिल्कुल टीवी की तरह नजर आएंगे, जिसे लोग कई किलोमीटर दूर बैठकर अपने घरों में भी देख सकेंगे। इको फ्रेंडली दशहरा उत्सव मनाने की तैयारी के पीछे खास कारीगरों को अयोध्या से बुलाया गया है और ये वही कारीगर हैं जिन्होंने अयोध्या में लाखों दिए एक साथ जलाकर रिकॉर्ड कायम किया था। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि कोरोना की वजह से पिछले साल दशहरा नहीं मना पाए थे और इसीलिए इस बार दोनों सालों का दशहरा एक साथ बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। उन्होंने फरीदाबाद शहर को जल्द बड़ी सौगात देने का ऐलान भी किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि फरीदाबाद में जल्द स्मोक टावर लगाए जाएंगे, जिससे शहर में फैलने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके और लोगों को स्वस्थ जीवन मिल सके। हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन और प्रथला से विधायक नैनपाल रावत गांव कटेसरा में ट्रैक्टर चलाकर ढोलबाजी के साथ पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान नैनपाल रावत जनसभा को संबोधित भी उन्होंने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ग्रामीणों ने जो भी समस्याएं उनके समक्ष रखी हैं उनको जल्द ही पूरा किया जाएगा, क्योंकि कोरोना के चलते क्षेत्र में अभी कोई विकास नहीं हुआ। उन्होंने क्षेत्र में विकास के लिए 51 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा भी की। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में किसान डीएपी और यूरिया के लिए दर दर भटकते थे, लेकिन बीजेपी के राज में डीएपी और यूरिया के कंट्रोल रेट कर दिए गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के हित में लगातार फैसले ले रहे हैं। तो जी मोदी जी की सरकार में, माननीय मनोहर लाल जी की सरकार में कोई चीज मांगने की जरूरत नहीं होती, बिन मांगे मिलती है, क्योंकि ये इनके जो सरकार है उनके पास जनता का पैसा किसी न किसी रूप में इकट्ठा होता है और हम लोगों का जो ध्येय है, जो काम है, उसको वापस ला करके किसी विकास कार्यों पर लगाना होता है। विकास कार्यों के लिए आज इन्होंने एक अच्छी लंबी चौड़ी लिस्ट, जो लगभग 1.5 करोड़ रुपए के काम है, वो इन्होंने मांगे हैं और निश्चित तौर पर एक एक काम जिसमें फिजिबिलिटी नहीं बनती होगी उसके लिए तो मैं कहता नहीं, अन्यथा एक भी काम इनका रुकेगा नहीं। जितनी इसकी लिस्ट है, इस लिस्ट के अलावा 51 लाख रुपए मैंने और दोनों बस्तियों के लिए देने का प्रावधान किया है, तो उससे इनकी जो समस्याएं, मूलभूत समस्याओं का समाधान किया जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसा भी अपने संबोधन के दौरान के खाद भी उस समय में बिकती थी। हाँ, निश्चित तौर पर मैंने जो किसानों की बात जो आज कांग्रेस जो विपक्षी दल करते हैं, इन्होंने कभी किसानों के लिए सोचा ही नहीं। इवन ये लोग तो यूरिया की और डीएपी की कालाबाजारी करते थे। जब से माननीय मोदी जी की सरकार, माननीय मनोहर लाल जी की सरकार इस देश और प्रदेश में बनी है, तब से यूरिया को नीम कोटेड कर दिया गया और यूरिया के लिए जो लट्ठे खाने पड़ते थे किसान को, आज वो घर बैठे उनको यूरिया और डीएपी मिलता है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव हमारी सरकारों ने किया है। इसके अलावा भी किसान की फसल को कैसे दोगुना किया जाए, किसान को कैसे प्रॉफिट पहुंचाया जाए, कैसे लाभ दिया जाए, उसके लिए भी रात और दिन नीति बनाई जाती है। धरने पर बैठे हुए हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि ये किसान नहीं बैठे धरने पर, केवल एक जो आंदोलनकारियों के रूप में कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे हैं और किसान कभी भी इस तरह के आंदोलन नहीं करता जिससे दूसरे जन को हानि हो। किसान तो हर किसी का पेट भरता है, पेट भरने का काम करता है, लेकिन आज जो रोड रोकने का काम किया है, जो आज कई महीनों से जो रोजी और रोटी जो लोग कमा रहे थे उनको रोकने का काम किया, आज उनकी फैक्ट्रियों को बर्बाद करने का काम किया है, तो ये किसान नहीं हो सकता, ये केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता हो सकते हैं। हरियाणा राज्य सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने आज रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के तमाम विभागों की बैठक ली है और समय पर काम न करने वाले कर्मचारियों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि हर विभाग के काम को लेकर
समीक्षा की जा रही है ताकि काम सुचारू रूप के साथ साथ सभ्य व्यवहार के साथ हो। उन्होंने अच्छे काम करने वाले विभाग की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2022 तक फिर से विभाग की सेवाओं की समीक्षा की जाएगी। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कर्मचारियों का व्यवहार और उनका काम करने का तरीका लोगों के साथ अच्छा रहे। आज रोहतक में जो सेवा का अधिकार आयोग के तहत जो सर्विसेज अधिसूचित की गई हैं उसकी समीक्षा रखी गई है। समीक्षा के साथ साथ वर्कशॉप भी थी कि बताने के लिए कि क्या सरकार की क्या अपेक्षा है, आयोग के लोगों से क्या अपेक्षा है। और मुझे इस चीज़ की प्रसन्नता है कि यहाँ पे कार्य काफ़ी संतोषजनक है, अच्छा है, सराहनीय है, क्योंकि यहाँ पे 10 में से 9.6 स्कोर है और सारे लोगों ने एक स्वर के अंदर उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक की भूरी सराहना की, जिस प्रकार से लोगों को ये डील करते हैं, जिस प्रकार से लोगों का काम करते हैं। कुछ विभाग ऐसे हैं जिनका काम थोड़ा ढीला था, तो उनसे कहा गया है कि अपने कार्य को ठीक करें। बहुत से ऐसे विभाग हैं जिनका काम बहुत ही अच्छा है और अब जो जोर है वो इस चीज़ पे है कि लोगों का काम समय पे हो और सम्मानपूर्वक, लोगों को सेटिस्फेक्शन भी होनी चाहिए। ये नहीं 10 में से 10 ले लिया और लोग नाराज़ हैं, ऐसा नहीं। तो उसकी जो फीडबैक जो होगा उसका भी आकलन किया जाएगा और उस आकलन का लक्ष्य हमने 1 जनवरी 2022 का 5 में से 4 का रखा है। साथ ही रिजेक्शन रेट भी कम होना चाहिए। तो 3 की त्रिवेणी, ये आरटीएस स्कोर, रिजेक्शन रेट और सेटिस्फेक्शन। धन्यवाद। मुख्यमंत्री किसान खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के अंतर्गत मार्केट कमेटी की ओर से विधायक निर्मल चौधरी ने 3 लोगों को आर्थिक सहायता राशि के चेक प्रदान किए। विधायक ने बली कुतुबपुर के किसान सुभाष की खेत में काम करते समय मृत्यु होने पर उनकी पत्नी आशा देवी को 5 लाख रुपए का चेक दिया। साथ ही गांव आहुलाना की कविता की खेत में काम करते समय उंगली की ऊपरी भाग का हिस्सा कटने पर 37,500 का चेक दिया। वहीं बजाना खुर्द के गांव सुखबीर के खेती में काम करते समय 4 उंगली कटने पर 1,25,000 रुपए का चेक दिया। इस मौके पर विधायक निर्मल चौधरी ने कहा कि मार्केट कमेटी किसानों और खेती का काम करने वाले मजदूरों को कृषि कार्य करते समय अंग भंग होने पर और मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता राशि उनके आश्रितों को देती है। किसानों को जरूरत पड़ने पर सरकार की योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। और जनता सरकार में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए जनता टीवी।